कंपनी के अधिकारियों को दमदम में एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच झगड़े की खबरों के माध्यम से अफवाहों के बारे में पता चला। 44 मजदूर ने सिपाही को ताना मारा था कि कारतूस को काटने से उसने खुद की जाति खो दी है। हालांकि इस समय ऐसे कारतूस केवल मेरठ में जारी किए गए थे, दमदम में नहीं। 45 ऐसी अफवाहें थी कि अंग्रेज भारतीय लोगों के धर्मों को नष्ट करना चाहते थे और देशी सैनिकों को उनके पवित्र कोड को तोड़ने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से इस अफवाह को बढ़ावा देगा, जैसा कि स्पष्ट रूप से हुआ। कंपनी ने इस नीति के प्रभावों को जल्दी से उलट दिया, इस उम्मीद में कि अशांति को शांत किया जाएगा। 4/6/47 27 जनवरी को सैन्य सचिव कर्नल रिचर्ड बच ने आदेश दिया कि डिपो से जारी सभी कारतूसों में चर्बी नहीं होनी चाहिए और सिपाही उन्हें अपनी पसंद के अनुसार किसी भी मिश्रण का उपयोग करके खुद ही चिकना कर सकते हैं। 48 कारतूस को लोड करने के लिए ड्रिल में भी संशोधन किया गया था ताकि कारतूस को हाथ से फाड़ा जा सके और काटा न जाए। हालांकि इससे कई सिपाहियों को यह विश्वास हो गया कि अफवाहें सच थी और उनका डर जायज था। अतिरिक्त अफवाहें शुरू हुई कि नए कारतूसों में कागज, जो पहले इस्तेमाल किए गए कागज से ज्यादा चमकदार और सख्त था, उसमें चर्बी लगी हुई थी। 49 फरवरी में इन अफवाहों की तह तक पहुंचने के लिए बैरकपुर में एक जांच अदालत का आयोजन किया गया। गवाहों के रूप में बुलाए गए देशी सैनिकों ने शिकायत की कि कागज कठोर और फटने की स्थिति में कपड़े जैसा था। उन्होंने कहा कि जब कागज को जलाया गया तो उसमें चर्बी की गंध आ रही थी और घोषणा की कि यह संदेह कि कागज नहीं चर्बी है उनके दिमाग से नहीं निकल पाया। नागरिक विद्रोह अधिक बहुमुखी थे। विद्रोहियों में 3 समूह शामिल थे: सामंती कुलीन वर्ग, ग्रामीण जमींदार जिन्हें तालुकदार कहा जाता था, और किसान। कुलीन वर्ग, जिनमें से कई ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत खिताब और डोमेन खो दिए थे, जिसने राजकुमारों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था, ने महसूस किया कि कंपनी ने विरासत की पारंपरिक प्रणाली में हस्तक्षेप किया था। नाना साहेब और झांसी की रानी जैसे विद्रोही नेता इस समूह से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, बाद में अगर उसके दत्तक पुत्र को उसके दिवंगत पति के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। 51 मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे इंदौर और सागर में, जहां विशेषाधिकार का ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, राजकुमार कंपनी के प्रति वफादार रहे। यहाँ तक 52 दूसरा समूह तालुकदारों ने अवध के विलय के बाद हुए भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप अपनी आधी जमीनें किसानों को दे दी थी। यह उल्लेख किया गया है कि अवध और बिहार में राजपूत तालुकदारों ने नेतृत्व का बड़ा हिस्सा प्रदान किया और इस क्षेत्र में 1857 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 53 जैसे जैसे विद्रोह ने जमीन पकड़ी, तालुकदारों ने जल्दी से अपनी खोई हुई जमीनों पर फिर से कब्जा कर लिया, और विडंबना यह है कि आंशिक रूप से रिश्तेदारी और सामंती वफादारी के संबंधों के कारण उन्हें किसानों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिनमें से कई विद्रोह में शामिल हो गए, जिससे अंग्रेजों को बहुत निराशा हुई। 54 ये भी सुझाव दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा कुछ क्षेत्रों में भारी भूमि राजस्व मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप कई भूस्वामी परिवारों को या तो अपनी जमीन खोनी पड़ी। 55 नागरिक विद्रोह भौगोलिक वितरण में भी बहुत असमान था, यहाँ तक कि उत्तर मध्य भारत के उन क्षेत्रों में भी जो अब ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे। उदाहरण के लिए, अपेक्षाकृत समृद्ध मुजफ्फरनगर जिला, जो कंपनी की सिंचाई योजना का लाभार्थी था, और मेरठ के बगल में, जहां से विद्रोह शुरू हुआ था, पूरे समय अपेक्षाकृत शांत रहा।